मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग ऐसी भूत बंगले की कहानी सुनने जा रहे हैं जो कि बहुत डरावनी है। भूत बंगले की जिन अमीद की जुबानी, चलो अमीद की मुंह से सुनते हैं। अमीद ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई आम कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक है। ये फरवरी 1917 की घटना है। मेरे माता पिता पैट और लीना मर्फी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। नवविवाहित जोड़े को घर पाने में कठिनाई हो रही थी। अंत में उन्होंने दो अन्य नवविवाहित जोड़ियों के सहयोग से एक घर किराए पर लिया। जिस स्थिति में उन्हें वह किराए का घर मिला था वो बिल्कुल तंगहाल थी। कई हफ्तों की खोज के बाद वे सांता एना कैलिफ के बाहरी इलाके में एक घर ढूंढने में कामयाब रहे जिसमें 7 कमरे थे और किराया बहुत कम था। घर खेतों के बीच में एक सड़क के अंत में स्थित था और पीछे खुश रंग पेड़ों के झुंड थे। 3 मंजिला घर दूर से सूरज की रोशनी में चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। तीनों जोड़े खुशी खुशी घर में चले गए। पहली मंजिल पर सुसिंजन, क्लॉड और कैथरीन नेल्सन को सामने वाला बेडरूम पसंद आया। डिक और नोरा चिपमैन ने दूसरी मंजिल के विशाल बेडरूम को एक बेडरूम बनाया और मेरे माता पिता के लिए हॉल के अंत का विशाल बेडरूम पसंद आया क्योंकि घर बहुत बड़ा था। इसलिए तीसरी मंजिल को बंद रखने का फैसला किया गया ताकि गर्मी से बचा जा सके और वहां सामान भी ज्यादा ना बिखरे। पुनर्निर्मित घर शानदार बनाया। संगमरमर की सीढ़ियां, संगमरमर के फर्श, ये मालिक की मेहनत की गवाही दे रहे थे। युगों पुरानी वस्तुएं घर कैसे छोड़ सकते हैं। अम्मा को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का जुनून सवार था और इस घर में पुरानी चीजों का खजाना देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने बेडरूम में शानदार टाइलों का शंखाकार घेरा था। यह कमरा गुंबददार छत वाला अंडाकार था जिसके केंद्र में सुंदर जंजीरों से बंधा झूमर टपकता हुआ था। खूबसूरत बालकनी ने घर की खूबसूरती बढ़ा दी थी। उसे इस घर में आए कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन कैथरीन, नोरा और अम्मी सीढ़ियों के दरवाजे पर पेंटिंग कर रही थीं, तभी उन्हें लोहे की सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उस रात जब उन्होंने हंसी मजाक में इसका जिक्र किया तो उनके होठों पर मुस्कान फैल गई और मामला खत्म हो गया। कई दिनों के बाद रात में जब परिवार गहरी नींद में सो रहा था, कैथरीन की भयानक चीख से उनकी नींद खुल गई। वह चिल्ला रही थी, कोई मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रही हूँ। सभी लोग उसके बेडरूम में दौड़ते हुए आए। वह बिस्तर पर पड़ी थी और उसका शरीर अजीब तरह से तेजी से हिल रहा था, जैसे हवा से लड़ रही हो, मानो किसी अदृश्य ताकत से जूझ रही हो। उसके पति का चेहरा डर से लाल हो गया था। वह कैथरीन को बिस्तर से उठाने की कोशिश करने लगा। असफल कोशिश कर रहा था तभी एक अदृश्य शक्ति ने कैथरीन को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। उसके टकराने पर उसे मोच आ गई और उसका सिर दीवार से टकरा गया। क्लॉड और कैथरीन एक ही दिन घर छोड़ना चाहते थे, लेकिन दूसरों के आग्रह पर उन्हें अपना मन बदलना पड़ा। जिस डॉक्टर को कैथरीन के इलाज के लिए बुलाया गया था वह इलाके का एक निवासी, एक बूढ़ा आदमी था और घर के मालिकों से अच्छी तरह परिचित। जब उसे रात की घटना का जिक्र किया गया तो उसने गहरी सांसें चढ़ा दीं। अजीब बात है, यह घर फिर अचानक चुप हो गया और आग्रह के बावजूद कुछ और कहने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद किसी की सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आवाज सुनी गई जो एकदम किसी भारी लोहे की सीढ़ियों के ऊपर चलने जैसी थी, और जब फिर से सुनाई दिया तो बाथरूम का दरवाजा खुद व खुद बंद हो गया और पानी मलहम में बहने लगा। मेरे अब्बू सीढ़ियों की तरफ भागे और बाथरूम में घुस गए। वहां कोई नहीं था, लेकिन पानी तेजी से गिर रहा था। अब्बू उसे बंद करके वापस आ गए। थोड़ी देर बाद फिर से किसी के ऊपर जाने की आहट सुनाई दी। अब्बू उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ गए और थोड़ी देर के लिए आवाज बंद हो गई। फिर वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर चल दिए। तभी उन्होंने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी, लेकिन दरवाजे में बिल्कुल भी हलचल नहीं थी।
स्लीपर्स और बाथटब में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। हालांकि पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। शाम को जब घर के लोग डाइनिंग टेबल पर जमा हुए तो सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। वे सामने वाले हॉल में भागे, अगला कमरे का दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। हालांकि क्लॉज ने दरवाजा बंद कर दिया था। क्लॉज को संदेह हुआ कि ऊपर कोई है। वह खुद को संतुष्ट करने के लिए सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही वह चढ़ने लगा, उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था। वह अदृश्य रूप से क्लॉड के पास से गुजरा और ठंडी सांस की हवा ने क्लॉड पर दस्तक दी, प्रहार किया। इसके बाद पूरी सीढ़ी इतनी दुर्गंध से भर गई कि जी मिचलाने लगा। इस तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं कई दिनों तक चलती रहीं। इन घटनाओं के बाद वह घर छोड़ देता, लेकिन किराया बहुत कम था और अब तक वह यही सोच रहा था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन उस दिन उसने फैसला कर लिया कि अगर दोबारा कोई घटना हुई तो वह घर छोड़ देगा। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो झटके से उसकी नींद खुल गई। उठा और तभी स्पष्ट दौड़ते घोड़ों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से एक अजीब कंपन की आवाज आ रही थी। घर के पीछे की ओर शोर धीरे धीरे गायब हो गया। तभी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई, लेकिन कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा। एक समय शोर उठा और चक्के से धूल शहरी तासीर उतारी लगी हवा में। जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी, चक्र चलने लगा और फिर धीरे धीरे वह शोर और शैतानी गतिविधियां हवा में घुल गईं। उसके बाद यह सप्ताह में 2 बार होने लगा और यह सामान्य बात बन गई। कुछ हफ्तों के बाद अचानक एक नई चीज सामने आई। घर के पीछे एक पुराना औरंगुटान पंखा जो लंबे समय से बंद था। एक दिन भोर से पहले पंखा मिट्टी के शाफ्ट पर शोर करता हुआ चलने लगा। तभी कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ था जो पवनचक्की के पत्थरों से टकराकर गिर रहा था। जब अब्दुल ने शहर में इस घटना का जिक्र किया तो उन्हें बताया गया कि कई साल पहले एक मजदूर पिन मिल से गिरकर मर गया था। उसी समय से उस मजदूर की रूह वहां भटकती है और आसपास रहने वालों को दिखती है और परेशान भी करती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह घर के शोर शराबे का आदी हो गया। एक सुबह उसे एक नई दुर्घटना का सामना करना पड़ा। डिक तहखाने से रस्सी का एक जार लेने गया। वह ऊपर एक छोटे से बक्से पर खड़ा था। जार लेने के लिए जैसे ही वह बढ़ा ही था कि जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसने इसे मामूली भूकंप कहा और सतर्क हो गया, लेकिन भूकंप की तीव्रता बढ़ गई और वह झटके से सिर के बल एक कमरे में गिर गया। उसे कोने से एक गहरी आह की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। डिक ने जार उठाया और खड़ा हो गया। वह दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था कि फिर से आह और शोर सुनाई दिया, जो गुस्से और चिंता के साथ तेज होती जा रही थी। दरवाजा बंद होता ही शोर बंद हो गया। वह दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था कि फिर से आह और शोर सुनाई दिया, जो गुस्से और चिंता के साथ तेज होती जा रही थी। दरवाजा बंद होता ही शोर बंद हो गया। मर्ज अब्दुल और क्लाइड ने इसे डिक के नर्वस टेटनस का करिश्मा कहा। वे दोनों तहखाने में चले गए और शोर फिर से शुरू हो गया। वे डिक की बात पर विश्वास करते थे। शोर सीढ़ियों तक उनका पीछा करता रहा और रसोई का दरवाजा बंद होने पर रुक गया। अम्मी ने मजाक में कहा, तहखाने में एक अजीब जीव है, जिसका शरीर आधा इंसान और आधा बैल है, लेकिन इस पर कोई नहीं हंसा, बल्कि सभी गंभीर हो गए। एक दिन बाद दोपहर के समय एमी, कैथरीन और एलिनोर तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों से गईं। उनके सामने कुछ दूरी पर जैसे आग दिखाई दी। तीसरी मंजिल का दृश्य बहुत भयानक रूप लेकर खड़ा था। उन्होंने दरवाजे खुले छोड़ दिए और जैसे ही ऊपर छत पर चली गईं, कोई जोर से दरवाजा बंद हुआ। अचानक जोर का झटका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया।
तीनों डर कर दरवाजे की ओर दौड़ी और उसे खोलने की कोशिश करने लगीं, जिसे वे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं खोल सकीं। कई घंटों बाद जब रात का साया, इस कमरे में हमारे अलावा कुछ और लोग भी हैं, वहां चिमनी से लटकती हुई सुनहरे बालों वाली एक महिला। उसके नैनंश आकर्षक थे और रंगरूप सुंदर था। उसके बाल उसके कंधों पर सुंदर ढंग से बिखरे हुए थे। उन्हें धीरे धीरे जहर देकर मार दिया गया, लेकिन लोगों ने उन्हें मेडिकल डेथ कहा। दादा अब्बू एकदम चौंक गए। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वे दादी अम्मा को उनका वादा याद दिला रहे हैं। यह देखकर दादी चुप हो गईं। अगली सुबह माँ ने दादी से और अधिक बताने के लिए कहा। दादाजी शहर गए थे, नोरा और कैथरीन भी घर पर नहीं थीं। दादी ने कहा कि उसे कुछ देर इस कमरे में अकेले रहना होगा, तब वह कुछ बता सकेगी। वह अंदर गई और जैसे ही अम्मी हॉल के बाहर बैठ गईं, हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई आने लगी। फिर एक आवाज सुनाई देती, जैसे हवा में गेहूं के पत्ते उड़ रहे हों। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और कई आवाजों में बदल गई। अम्मी ने घबराकर हॉल का दरवाजा खोला। कमरे में भयानक शोर अब भी जारी था। हवा इतनी ठंडी और तेज थी कि रोंगटे खड़े हो रहे थे। दादी की दुनिया में संवेदनहीनता का आलम था। अम्मा घबराकर आगे बढ़ी और अपनी हथेलियां रगड़ने लगीं ताकि अचानक अम्मा और दादा कमरे में आ गए। यह देखकर वे भी डर गए और उन्हें ऊपर बेडरूम में ले गए। थोड़ी देर बाद जब दादी को होश आया तो माँ उनके पास बैठी थीं और पिताजी वहां नहीं थे। उन्होंने माँ से कहा, आपको कमरे में नहीं आना चाहिए था। वह यह बताने को तैयार हो गए थे कि उन्हें क्या चाहिए था और वे किसी भी शर्त पर घर छोड़ देंगे। अचानक तुम कमरे में दाखिल हुए। इस घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस घर में सुनहरे बालों वाली महिला की हत्या कर दी गई है। इस घर में एक निर्दयी प्राणी है जो इंसान नहीं है। मैं आज तक इन चीजों से नहीं डरती थी, लेकिन आज डर गई हूँ। अम्मा ने देखा कि दादी अम्मा का चेहरा असामान्य रूप से पीला था। वह कांप रही थीं और जब वह बोलती थीं तो उनकी जीभ लड़खड़ाती थी। वह पहले कभी इतना नहीं डरी थीं। अगली सुबह दादी जाने की तैयारी करने लगीं, क्योंकि रात भर किसी ने उन्हें परेशान किया था और वह एक पल के लिए भी सो नहीं सकीं, नहीं पाई। वह कमरे की अवधारणा पर अंतिम नजर डालने के लिए हॉल में दाखिल हुई। अम्मी उस वक्त रसोई में थीं कि अचानक दादी की चीख सुनाई दी। घर पर सिर्फ अम्मी और अब्बू मौजूद थे। अब्बू दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए। दादी फर्श पर गिरी हुई थीं। वह एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थीं, जो दिखाई नहीं दे रहा था। उनके हाथों की हरकत से साफ लग रहा था कि कोई उनका गला दबा रहा है। लेकिन अचानक वे फर्श से उठीं और लड़ते लड़ते कोच पर गिर पड़ी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। दम घुटने लगा, मानो ये इस बात का संकेत था कि कोई उनका गला घोंट रहा है। इससे पहले कि शैतान शक्तियां उनका गला घोंट देती, उससे पहले खुदा के लिए उसे छोड़ दो, दादीजी बार बार यह दोहराते हुए चिल्लाईं। तभी अदृश्य शैतान ने पूरी ताकत से दादी को जमीन पर गिरा दिया। दादा तेजी से आगे बढ़े और दादी को गोद में लेकर बाहर भागे। हम इस भूथा घर में दोबारा कभी नहीं आएंगे। इससे पहले कि कुछ खतरनाक हादसा हो, तुम यह घर छोड़ दो। जब अम्मी दादी को अलविदा कहने के लिए नीचे झुकीं तो दादी उनके कान में फुसफुसाई। मैं जब उस सुनहरे बालों वाली महिला की रूह के साथ बातचीत में व्यस्त थी, उसी दौरान मैंने उसके पीछे एक भयानक प्राणी को खड़ा देखा। देखने में वह कद में एक आदमी के बराबर है, लेकिन मैंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा। उसके नारंगी बाल मोटे और सीधे हैं और उसके हाथ अंदर की ओर मुड़े हुए हैं। वह प्राणी महिला के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया और फिर बोला, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरी गर्दन को देखो, जहां उसने अपने नाखून मेरे शरीर में गाड़ दिए। ये घाव बहुत गहरा है। वादा करो कि तुम यह घर छोड़ दोगे, क्योंकि यह जल्द ही जल जाएगा और यहाँ मौत के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा।
दादी की गर्दन पर घाव के निशान अब भी ताजे थे और उस जिन का सामना करने के बाद वह इतनी डर गई थीं कि वो धीमी आवाज में फुसफुसाकर बोल रही थीं। दादी की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। इस घटना को लगभग सभी लोग भूल चुके हैं और हम इस रहस्यमय घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एक दिन अंकल जिम अचानक सीढ़ियों से गिर गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह कांप रहे थे। तहखाने में कुछ है, उसके बाल नारंगी और सीधे हैं। उन्होंने दरवाजे से मुझे देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। मानो या न मानो, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वे बड़बड़ा रहे थे। उन्हें होश आ गया और हम उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वह बहुत गंभीर थे। उन्होंने हमें इस घर की कहानी और उसके बाद दादी की मृत्यु की घटना बताई। अक्सर हम घर में किसी रहस्यमय वस्तु की मौजूदगी के बारे में शिकायत करते थे, लेकिन हम इसका मजाक उड़ाते थे। आखिरकार एक दिन अंकल जिम अपने 4 पैर पर मृत पाए गए। 1948 में मेरे माता पिता सैन बनर्जियो में उसी घर में चले गए जहां अंकल जिम की मृत्यु हो गई थी। ये घर दादी ने बनवाया था। मेरा बेटा माइक उनके साथ था। अम्मी ने दूसरी मंजिल पर 3 कमरों में से बीच वाला कमरा चुना और पिता ने उसके बगल वाला कमरा ले लिया। माइक अम्मी के साथ था। यह उनकी यहाँ पहली रात थी। 3 बजे तक माँ गहरी नींद में सोती रही। किसी कदमों की आवाज ने उन्हें जगा दिया। कोई कमरे में टहल रहा था। सामने एक परछाई दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि कमरे में पिताजी हैं। परछाई तेजी से बिस्तर की ओर मुझसे और उन्हें घूरने के लिए करीब आ गई। माँ का कहना है कि चेहरा जरूर अमानवीय था। उसने अपना क्षतविक्षत हाथ माइक की ओर बढ़ाया, जो अभी भी सो रहा था। अम्मी ने डर के मारे बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें पीछे धकेल दिया। अम्मी ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली। गहरे पीले और डरावने दांत बाहर निकले हुए थे और आंखें सॉकेट में छिपी हुई थीं। उसने माइक को घूरते हुए दोबारा बिस्तर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने उसके रास्ते में खड़ी हो गई। अम्मी को एक तरफ धकेलते हुए वह आगे बढ़ा और माइक की ओर झुका, लेकिन इससे पहले कि वह माइक को छू पाता, अम्मी ने जोरदार झटका मारा और उसका हाथ खींच लिया। खिड़की से आती चांदनी में उन्होंने देखा कि उसके हाथ मुड़े हुए थे। वह माइक की ओर बढ़ रहा था। माइक बिस्तर पर बैठ गया और चिल्लाने लगा। अम्मी ने एक हाथ से रहस्यमय प्राणी के भयानक चेहरे पर मुक्कों की बारिश की और उसके बाल पकड़कर उसे बिस्तर से दूर खींच लिया। इस दौरान अम्मी पिताजी को पुकार रही थीं। अचानक अम्मी के सिर पर एक जोरदार झटका लगा। वह लड़खड़ा गईं और रहस्यमय प्राणी वापस बिस्तर पर लौट गया। अम्मी वापस उठकर उसके सामने आ गईं। माइकल तक पहुंचने के लिए बेताब उस जिन्न को उन्होंने बिस्तर सहित अपनी ओर खींचा। इसमें उसके बाल वापस अम्मी के हाथों में आ गए। उन्होंने उसके बाल नोचे और उसके पेट पर जोर से मारा और वह लड़खड़ा गया। माइकल तेजी से भागकर दादा और अब्बू के कमरे में पहुंच गया। दादा, पापा, जल्दी करो, कमरे में कोई है। अब्बू ने अपने कमरे की बत्तियां जलाईं और जैसे ही रोशनी हुई, कुछ पल तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। दरवाजे की ओर बढ़ रहे पिताजी की मौजूदगी से मां का हौसला बुलंद हो गया। जैसे ही वे उसके पीछे भागे, प्राणी अचानक मुड़ा और गुस्से में माइकल की ओर देखा। अम्मी घबरा गईं और पीछे देखा तो माइकल ठीक था। जब उन्होंने दोबारा उस जीव की ओर देखा तो वह जा चुका था। चांद की चांदनी में अम्मा ने देखा कि वह एक अजीब सी पोशाक पहने हुआ था। घुटनों और कोहनी तक पहुंचने वाला हल्के रंग का चोगा, नंगी बाहें और लंबे बाल। उसके बाल सांपों जैसे लहराते हुए लग रहे थे। सिर पर नुकीले बाल, नाक से बाल निकलते हुए। देखने में वह किसी जिन्न जैसा लग रहा था। जब अब्बू ने कमरे और बाहर आसपास के छाजनबीन की तलाश की तो पाया कि कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और वह 20 फीट ऊंचाई पर स्थित था। यानी कोई इंसान वहां नहीं हो सकता था। लेकिन पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की गंध फैल चुकी थी।
इस हादसे के बाद अब्बू के अलावा कोई भी उस कमरे में सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह रहस्यमयी जीव फिर कभी नहीं लौटा। हम लोगों ने 1954 में वह घर बेच दिया, लेकिन आज तक मैं इस घटना से हैरान हूँ और सोचता हूँ कि क्या ये आत्माएं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं? क्या उनकी दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाले एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो। इसमें होगा आपका और मेरा नजदीकी बढ़ जाएगा और आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुंच जाएगा।